नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्र सरकार ने भारत के पहले हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कल्याण समितियों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल और बच्चों के पुनर्वास तथा उनकी घर वापसी के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया। पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने से बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां आधी करने में मदद मिली है। पड़ोसी देशों को दिया गया भारत का सॉफ्ट लोन बढ़कर 15 अरब डॉलर हो गया है और सरकार ने इस्पात पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की सबसे पहली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार ने भारत के पहले हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी NCOE-GPS को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। ये केंद्र भारत में हरित पोत परिवहन यानी ग्रीन शिपिंग के लिए विनियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने पर रोड मैप विकसित करेगा। ग्रीन शिपिंग पर हम पिछले अंकों में चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ग्रीन शिपिंग के बारे में बताइएगा। इस केंद्र का उद्देश्य पोत परिवहन क्षेत्र में कार्बन उदासीनता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। हरित पोत परिवहन का मतलब है पोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों या वस्तुओं के पोत द्वारा परिवहन में कम से कम संसाधनों और बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करना। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पोत संचालन में CO2 उत्सर्जन का मुख्य स्रोत मुख्य इंजनों, सहायक इंजनों, बॉयलरों और भस्मकों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। NCOE-GPS के विशेष लक्ष्य हैं पत्तन, तटीय और अंतर्देशीय जल परिवहन तथा इंजीनियरिंग में मेक इन इंडिया को सशक्त करना। इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों में फास्ट ट्रैक नवाचारों का समर्थन करना। ये उत्कृष्टता केंद्र पोत एवं परिवहन उद्योग के लिए कुशल कार्यबल का एक पूल तैयार करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन, प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी शाखा के माध्यम से अल्पकालिक समाधान प्रदान करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा। NCOE-GPS पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। ये केंद्र सागरमाला कार्यक्रम के ढांचे के तहत कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का उद्देश्य वर्ष 2050 तक पोतों से होने वाले समग्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2008 के स्तर से 50% तक कम करना है। IMO संयुक्त राष्ट्र की पोत परिवहन एजेंसी है। इसके अलावा हरित पोत परिवहन की दिशा में भारतीय पहलें भी हैं, जैसे कि मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाना है। इसमें शामिल है प्रमुख पत्तनों के संचालन में वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर लगभग 60% किया जाना। इसके अलावा पत्तन इकोसिस्टम के अंदर चलने वाले वाहनों के लिए मल्टी क्लीन ईंधन अपनाया जाएगा। पत्तनों पर चरणबद्ध तरीके से डीजल लोकोमोटिव के प्रयोग को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा हरित पत्तन नीति दस्तावेज का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। भारत फ्रांस से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुहितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसे 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह जो पहल शुरू की गई है, ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त करने का प्रयास करेगी। इसके लिए ये AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर नए अनुसंधान और उपयोगी गतिविधियों का समर्थन करेगी। वर्तमान में GPAI के 25 सदस्य हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि शामिल हैं। भारत वर्ष 2020 में इस समूह में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदस्यता सभी देशों के लिए खुली है। इन देशों में उभरते और विकासशील देश भी शामिल हैं। इसका सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD में स्थित है। भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण प्रबंधन के लिए कई सिद्धांत भी अपनाए गए हैं। इसमें समावेशी विकास, सतत विकास और बेहतरी शामिल की गई है।
इसके अलावा मानव केंद्रित मूल्य और निष्पक्षता को ध्यान में रखा गया है। इसमें पारदर्शिता और समझाने की क्षमता को शामिल किया गया है। मजबूती, सुरक्षा और रक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया है। जवाबदेही को अपनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $967 बिलियन योगदान करने का अनुमान है। ये वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 450 से $500 बिलियन तक का योगदान कर सकती है। ये देश के लक्षित $5 ट्रिलियन GDP का 10% है। अगली खबर बाल अधिकारों से जुड़ी हुई है। ये पेपर 1 का टॉपिक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों के पुनर्वास तथा उनकी घर वापसी के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यात्मक ज्ञान को बढ़ाना और प्रासंगिक कौशल में सुधार लाना है। इससे वे बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के मामले में प्रभावी और समयबद्ध सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। बाल कल्याण समिति देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिक संस्था है। राज्य के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज का गठन अनिवार्य है। ये जिले में बाल कल्याण संबंधी सभी गतिविधियों के संचालन में सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती हैं। दरअसल बच्चों के पुनर्वास और उनकी घर वापसी के लिए प्रोटोकॉल के प्रमुख लक्ष्य हैं बच्चों की घर वापसी कराने में अधिकारियों के द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को दूर करना, क्योंकि अक्सर बच्चों के पुनर्वास के मामले में ये देखा गया है कि अधिकारियों के बीच समन्वय और सूचनाओं को साझा करने की कमी है। इसके अलावा अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को उनकी मूल जगह से भेजकर उनके परिवारों या रिश्तेदारों से उन्हें मिलाना, साथ ही घर का शुभारंभ किया गया है। घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइटेड। बच्चों के पुनर्वास और उनकी घर वापसी के लिए ये एक पोर्टल है। घर पोर्टल बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी करेगा जिन्हें दूसरे देश या राज्य या जिले में वापस भेजना है। इसके अलावा ये बच्चों से जुड़े मामलों को संबंधित राज्य के किशोर न्याय बोर्ड या फिर बाल कल्याण समितियों को डिजिटल रूप से हस्तांतरित करेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य बाल अधिकारों का संरक्षण और देश में बालकों से संबंधित अन्य मामलों की देखरेख करना है। इस आयोग को इन कानूनों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और इसके नियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम 2012 और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने से बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां आधी करने में मदद मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने NPAs के संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में बैंकों ने बट्टे खाते में डालने की विधि के माध्यम से अपनी सकल NPAs को कुल एडवांस के 5.9% तक कम किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2017-18 में बैंकों की सकल NPAs 11.2% थी। दरअसल कोई बैंक किसी ऋण को बट्टे खाते में तब डालता है जब उधारकर्ता उस ऋण का भुगतान नहीं करता है या फिर उस ऋण की वसूली की बहुत कम संभावना होती है। इसके बाद कर्जदाता डिफॉल्ट ऋण या NPA को परिसंपत्ति से हटा देता है और इस राशि को हानि के रूप में दर्शाता है। ऋण को बट्टे खाते में डालना ऋण माफी से अलग है। ऋण माफी के तहत ऋण खाते को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कर्जदार उस विशेष कर्ज को चुकाने से मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक विपदाओं के समय किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कर्ज माफी एक तरह की आर्थिक मदद है। वहीं ऋण को बट्टे खाते में डालने का मतलब ये नहीं है कि कर्जदारों से कानूनी तरीके से कर्ज की वसूली नहीं की जा सकती है। बैंकों का ये अधिकार छीना नहीं जा सकता है और बैंक पूरी तरीके से जिनको ऋण दिया है उनसे ऋण वसूल कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में बैंक बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से केवल 1,32,036 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाए हैं। दरअसल ऋण को बट्टे खाते में डालने का महत्व ये है कि इससे बैंकों के लिए ऋण प्रोविजनिंग के लिए धन को अलग रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऋण प्रोविजनिंग के तहत बैंक दिए गए ऋण का एक निश्चित प्रतिशत अलग रखते हैं। इससे बैंकों को करों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि बट्टे खाते में डाली गई राशि को टैक्स पूर्व लाभ में से घटाने की अनुमति होती है। पड़ोसी देशों को दिया गया भारत का सॉफ्ट लोन बढ़कर $15 अरब हो गया है। पिछले 8 वर्षों में भारत द्वारा पड़ोसी देशों को दिए गए सॉफ्ट लोन की राशि
$3 बिलियन से बढ़कर लगभग $15 बिलियन हो गई है। सॉफ्ट लोन ब्याज रहित या बाजार से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट इसका एक उदाहरण है। अक्सर ये ऋण बहुराष्ट्रीय विकास बैंकों से संबद्ध संगठनों या संघीय सरकारों द्वारा उन विकासशील देशों को प्रदान किए जाते हैं जो बाजार दर पर ऋण लेने में असमर्थ होते हैं। भारत के लिए सॉफ्ट लोन कूटनीति का महत्व है। इसका रणनीतिक महत्व ये है कि ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रणनीतिक रूप से प्रत्युत्तर देने में भारत की मदद करती है। इसमें चीन की आक्रामक ऋण जाल में फंसाने की नीति का स्थान लेने की क्षमता है। इसके अलावा विश्व कल्याण में योगदान देने की भारत की साख और इसके वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने की संभावनाओं को सॉफ्ट लोन कूटनीति मजबूत करती है। वहीं सॉफ्ट लोन के आर्थिक महत्व की बात करें तो नए बाजारों या संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में भारतीय कंपनियों के लिए ये नए मार्ग प्रशस्त करती है। आपको बता दें कि भारत द्वारा किए गए कई निवेश मुख्यतया अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स अथवा विनियामक प्रणाली जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इससे भारतीय कंपनियों को संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तीसरा है भू राजनीतिक महत्व। ये एक हितकारी विकास सहयोगी की भूमिका निभाकर सॉफ्ट पावर बनने के साधन के रूप में कार्य करती है। विश्व कल्याण में योगदान देने वाले देश के रूप में ये साख बनाने में मदद करती है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट रखा है उसमें बांग्लादेश के लिए $8 बिलियन, नेपाल के लिए $1.65 बिलियन, श्रीलंका के लिए $1.4 बिलियन, मालदीव के लिए $1.3 बिलियन और म्यांमार के लिए $476 मिलियन का प्रावधान किया गया है। और अगली खबर सरकार की निर्यात नीति से संबंधित है। सरकार ने इस्पात पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने लौह अयस्क पैलेट्स, पिग आयरन यानी कच्चा लोहा और निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों पर लगने वाला निर्यात शुल्क वापस ले लिया है। इसके अलावा एंथ्रेसाइट या पल्वेराइज्ड कोल इंजेक्शन कोयला, कोकिंग कोल, कोक और सेमी कोक तथा फेरोनिकेल पर आयात शुल्क रियायतें भी वापस ले ली गई हैं। इससे पहले बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ये निर्यात शुल्क लगाया गया था। इस्पात दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री है। इस सामग्री का उपयोग आमतौर पर इमारतों और बुनियादी ढांचों, ऑटोमोबाइल उपकरणों, रेलवे, पोत, परिवहन, रक्षा, अंतरिक्ष क्षेत्र आदि में किया जाता है। भारत में इस्पात उद्योग के मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं। ये सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 1.4 गुना उत्पादन गुणक प्रभाव और 6.8 गुना रोजगार गुणक प्रभाव को दर्शाता है। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है कि किसी उत्पाद के निर्माण में किन अन्य सामग्रियों ने योगदान दिया है। वहीं फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है कि उस उत्पाद से आगे कौन से अन्य उत्पाद निर्मित या उत्पादित किए जा सकते हैं। भारत वित्त वर्ष 2021 में 103 मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक रहा है। सरकार ने इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी पहलें की हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत वर्ष 2030 से 31 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत भारतीय इस्पात क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है। और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की बात करें तो विशेष इस्पात के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें 5 वर्ष की अवधि में 6,322 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2022। इस सूचकांक को पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सैद बिजनेस स्कूल ने प्रकाशित किया है। ये 4 स्तंभों प्रौद्योगिकी, जनता, अभिशासन और प्रभाव के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान करता है। ये स्तंभ 58 चरों को कवर करते हैं। इस रिपोर्ट में कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी गई है। इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है स्टेपिंग इनटू द न्यू डिजिटल एरा, हाउ एंड व्हाई डिजिटल नेटिव्स विल शेप द वर्ल्ड। अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। भारत ने AI टैलेंट कंस्ट्रक्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है और समग्र रूप से 131 अर्थव्यवस्थाओं में 61वीं रैंक प्राप्त की है। भारत ने अपने स्कोर में सुधार भी किया है। ये वर्ष 2021 के 49.74 से बढ़कर वर्ष 2022 में 51.19 हो गया है। शौचालय 2.0 अभियान, इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के शहरी इलाकों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का कायाकल्प करना है। इसके लिए नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करके सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इस अभियान में 5 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा।
सबसे पहला है शौचालयों के लिए लोग यानी पीपल फॉर टॉयलेट्स। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव। इस अभियान में ये लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है कि वे सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव का ध्यान रखें। इसके अलावा शौचालयों के लिए भागीदार बनाया गया है, पार्टनर्स फॉर टॉयलेट्स। इसके लिए सार्वजनिक शौचालयों को अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरा क्षेत्र है शौचालय डिजाइन करें। चौथा पॉइंट है अपने शौचालय का मूल्यांकन करें, यानी सार्वजनिक शौचालयों को बेहतर बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। और पांचवा पॉइंट है मेरे विचार हमारे शौचालय। इसके तहत शौचालय के लिए जनमत जुटाने पर बल दिया गया है। बैरन आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन आइलैंड पर एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। इस ज्वालामुखी में उद्गार के संकेतों की जांच के लिए बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसकी निगरानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र कर रहा है। ये दक्षिण एशिया में स्थित एकमात्र पुष्टि किया गया सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पहली बार वर्ष 1787 में सक्रिय हुआ था। इसमें सबसे हालिया उद्गार सितंबर 2018 में शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी बहुत अधिक प्राचीन ज्वालामुखीय शंकुओं के अवशेषों से बना है। इनमें से एक प्राथमिक अवशेष अब हिंद महासागर के नीचे है। कामेंग जल विद्युत स्टेशन। विद्युत मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट का कामेंग जल विद्युत स्टेशन निर्मित किया है। इसका निर्माण एक मिनी रत्न कंपनी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी नीपको ने किया है। नीपको विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। आपको बता दें कि कामेंग नदी तवांग जिले से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। ये पूर्वी कामेंग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच सीमा बनाती है। अगला है ग्रेट नॉट यानी कैलेड्रिस टेन्यूरोस्ट्रिस। केरल के तट पर रूस के ग्रेट नॉट पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई है। ये पक्षी सर्दियों के दौरान प्रवास के लिए 9000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आते हैं। लंबी दूरी के ये प्रवासी पक्षी मध्य एशियाई उड़ान के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत सहित दक्षिणी गोलार्ध के शीतकालीन मैदानों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करते हैं। इससे पहले ये दक्षिण पूर्व एशिया में येलो सागर के क्षेत्र और थाईलैंड में ठहरते हैं। IUCN में इनकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे का नाम डोनी यानी सूर्य और पोलो यानी चंद्रमा के प्रति स्थानीय समुदायों की सदियों पुरानी श्रद्धा को दर्शाता है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को दिया गया है। ये पुरस्कार विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रथम के कार्य को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान करता है। निकोबारी होदी। अंडमान और निकोबार ने पहली बार अपने किसी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। ये आवेदन निकोबारी होदी शिल्प के लिए किया गया है। होदी निकोबारी जनजाति का एक पारंपरिक शिल्प है। ये एक छोटी हल्की नौका है। ये निकोबार द्वीप समूह में सामान्य रूप से प्रचलित है। होदी को या तो स्थानीय रूप से उपलब्ध वृक्षों या आसपास के द्वीप से लाए गए वृक्षों की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका डिजाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा अलग होता है। इसका उपयोग लोगों और सामानों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक ले जाने, दौड़ प्रतियोगिता आदि के लिए किया जाता है। रेजांग ला की लड़ाई। 18 नवंबर को रेजांग ला की लड़ाई की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। रेजांग ला की लड़ाई की बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के सैनिकों ने लद्दाख के रेजांग ला दर्रे पर चीनी हमले का मुकाबला किया था। सेना की वीरता ने न केवल चीन को आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका बल्कि चुशूल हवाई अड्डे को भी सुरक्षित किया। इससे वर्ष 1962 में पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित चीनी कब्जे को रोका जा सका था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।